बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और आज बेसिकली हम जानेंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी कैसे बनती है। ठीक है, सो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर दिस इज द फोटो सिस्टम 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से निकले और वो गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? दिस इज द फियोफाइटिन। ठीक है, ये बेसिकली फियोफाइटिन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विनोन के पास, उसके बाद गया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, उसके बाद गया प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये गया फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है। उस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए वाला मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, तो उसने बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया। ठीक है, फिर यहाँ से सनलाइट आई थी, यहाँ पे एंटीना पे टकराई। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के, फिर टकराते टकराते वो गई हमारे रिएक्शन सेंटर के अंदर। ठीक है, फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को इसने क्या किया? एक्साइट किया और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर से गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, अब बेसिकली हमारी बुक के अंदर जो है ना ये वाला फिर से नहीं दिया गया। ठीक है, हमारी किताब के अंदर डायरेक्ट फेराडॉक्सिन दिया गया है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं दिया गया। ये बेसिकली बुक में एक मिस्टेक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आएगा। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के बाद इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। ठीक है, और ये कौन सा है? ये अगेन सेम फियोफाइटिन है। ठीक है, उसके बाद ये जाता है फेराडॉक्सिन में, फिर जाता है एनएडीपी के पास, और एनएडीपी रिडक्टेज जो है ना ये क्या करता है? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को देता है और एनएडीपी को कन्वर्ट कर देता है एनएडीपीएच2 में। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी अगर NADP जो है ना NADP, अगर इसकी तादाद सेल में बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसकी तादाद क्या हो? सेल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम 1 से अब ऊपर जा रहा है, ये पहले जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास विच इज़ द फियोफाइटिन। फिर ये यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, इस वाले फेराडॉक्सिन में नहीं जाएगा, ये फिर यहाँ रिवर्स इस वाले फेराडॉक्सिन में जाएगा। ठीक है, इस फेराडॉक्सिन में जाएगा और उसके बाद फिर ये साइटोक्रोम में चला जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम में जाने के बाद फिर ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन में, फिर आ जाएगा फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है, और इससे बेसिकली क्या होगा? अल्टीमेटली हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसे बेसिकली हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बेसिकली एटीपी की फॉर्मेशन को हम कहते हैं फोस्फोराइलेशन। ठीक है, फोस्फोराइलेशन। ठीक है, एटीपी की फॉर्मेशन को हम कहते हैं फोस्फोराइलेशन। और चूंकि ये लाइट की मौजूदगी में हो रही है तो हम इसे कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटो यानी कि लाइट एंड फोस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी का बनना। ठीक है, तो इसे बेसिकली हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्यों कहा? क्योंकि ये अभी एक किस्म की साइकिल बन गई है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जैसे फोटो सिस्टम 1 के पास जाएगा ना, फिर ये जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर ये रिवर्स जाएगा फेराडॉक्सिन के पास, फिर ये जाएगा साइटोक्रोम के पास। फिर ऐसे क्या होगा? ऐसे साइकिल चलती चली जाएगी और एटीपी बनती चली जाएगी इससे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि एक साइकिल बन रही है। ठीक है, एक लूप बन रहा है और एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वैसे जो नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली जैसे कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ठीक है ना, फिर ऐसे होते 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 ये NADP रिडक्टेज के पास गए। ठीक है, इससे बेसिकली जो एटीपी की फॉर्मेशन होगी वो होगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर इसे होते 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 ये NADP रिडक्टेज के पास आ गया, और NADP रिडक्टेज ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को डाल दिया NADP के अंदर और NADP को कन्वर्ट कर दिया NADPH2 के अंदर। ठीक है, तो इससे बेसिकली हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि नॉन साइक्लिक है। ठीक है ना, कोई साइकिल नहीं है इसमें, और इसमें बेसिकली एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें। ओके, सो दिस इज द थालाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मैंने बनाई है ना, ये थालाकोइड है और ये इसकी मेम्ब्रेन है।
और ये जो है बेसिकली थालाकोइड का लुमेन है, यानी कि थालाकोइड के अंदर वाली स्पेस, और ये जो है थालाकोइड के बाहर स्ट्रोमा है। ठीक है, थालाकोइड के बाहर क्या है, स्ट्रोमा है, यहाँ पे काफी सारा क्या है, फ्लूइड है। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से जाता है फियोफाइटिन के पास, ठीक है, पीएच ये बेसिकली फियोफाइटिन है, दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद ये जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास, उसके बाद जाता है साइटोक्रोम के पास, ठीक है, उसके बाद जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक है, उसके बाद फिर से जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फिर से जाएगा फेराडॉक्सिन के पास। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इनमें से जाता है ना, ठीक है, सपोज कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी जो है ना वो क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इस फियोफाइटिन में रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन में जाएगा ना, फिर ये इलेक्ट्रॉन और कमजोर होगा, इसमें से और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जो कि प्लास्टोक्विनोन के अंदर रिलीज होगी। ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम में जाएगा, ठीक है, साइटोक्रोम के अंदर जाएगा तो उससे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और कमजोर होगा, इसकी और एनर्जी जो है ना ये रिलीज होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में जा रहा है, वो कमजोर होता चला जा रहा है और वो एनर्जी रिलीज करता जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो है ना, ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये सारे नहीं, कुछ जो है ना ये बेसिकली क्या करेंगे, इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, जो कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन में से रिलीज हुई, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, और उस एनर्जी की वजह से क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रोमा में काफी सारे प्रोटॉन्स है ना, काफी सारे H पॉजिटिव हैं, इनको क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलीज हुई थी, और ये फिर क्या करेंगे, स्ट्रोमा से उस एनर्जी की वजह से स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन है ना उसको पंप करके यहाँ पे लेके आएंगे इस लुमेन के अंदर। ठीक है, कहाँ पे लेके आएंगे, इस लुमेन के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, और बेसिकली हमें ये भी पता है कि इस लुमेन के अंदर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, थालाकोइड के लुमेन के अंदर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। ठीक है, और ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पानी को तोड़ता है इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में तोड़ेगा, और ठीक है, ये दो अगर मॉलिक्यूल हैं पानी के, तो एक ऑक्सीजन मिलेगी हमें, 4 प्रोटॉन मिलेंगे। ठीक है, 4 प्रोटॉन मिलेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अब आप बेसिकली देखें कि इस एनर्जी की वजह से ये जो प्रोटॉन है ना ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, और अंदर भी प्रोटॉन बन रहा है। ठीक है ना, अंदर भी बेसिकली फोटोलाइसिस हो रही है। क्या हो रही है, फोटोलाइसिस, पीएल मींस फोटोलाइसिस, यानी कि फोटोलाइट की वजह से पानी टूट रहा है ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बाहर से अंदर की तरफ हाइड्रोजन के लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अंदर भी प्रोटॉन बन रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है, काफी सारा प्रोटॉन जो है ना ये बेसिकली क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, काफी सारा प्रोटॉन क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। जब यहाँ पे काफी सारा जमा हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ना ये अब थालाकोइड से बाहर जाएगा, स्ट्रोमा से। ठीक है, अब ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, ये बेसिकली है हमारा एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है हमारा, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही 3 प्रोटॉन इसमें से गुजरेंगे, एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन और ये तीसरा प्रोटॉन, जैसे ही 3 प्रोटॉन इसमें से गुजर के बाहर स्ट्रोमा में जाएंगे ना, तो इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी सारी एनर्जी रिलीज करेंगे ये 3 प्रोटॉन। ठीक है, उस एनर्जी की वजह से क्या होगा कि ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाएगा और एटीपी बना देगा। ठीक है, वंस अगेन, जब भी प्रोटॉन जो है ना, 3 प्रोटॉन जब यहां से गुजरेंगे, ठीक है, जैसे ही 3 प्रोटॉन यहां से गुजरे तो इन 3 प्रोटॉन ने क्या किया, इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के अंदर एनर्जी रिलीज की। उस एनर्जी की वजह से, उस एनर्जी की मदद से
एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, एडीपी को और फॉस्फेट को आपस में कंबाइन कर लिया और इसने क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। ठीक है, एटीपी बन गई यानी कि फोस्फोराइलेशन, एटीपी का बनना। अब चूंकि लाइट की मौजूदगी में हो रही है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो फोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें ये जो प्रोटॉन यहां से यूं जा रहे हैं, ठीक है ना, यहां से बेसिकली यूं जा रहे हैं बाहर की तरफ, लुमेन से स्ट्रोमा में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमो ऑस्मोसिस। ठीक है, सो नाउ कम टू द पॉइंट। हम सबसे पहले यहीं पर ही देख लेते हैं। सो दिस इज द फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा प्लास्टोक्विनोन है, ये फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर ये प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, उसके बाद ये फोटो सिस्टम 1 है, फिर ये फेराडॉक्सिन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे यहां से यहां गया प्लास्टोक्विनोन में, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कुछ एनर्जी जो है इसके अंदर रिलीज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कमजोर हुआ। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये होते होते पहुंच जाएगा फेराडॉक्सिन के पास। ठीक है, फिर NADP रिडक्टेज क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन NADP में ऐड कर देगा और NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। ठीक है, अब बेसिकली जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई थी इन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, ठीक है, ये जितने भी हैं ना, ये तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है, सो जब एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई थी, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ना, उन्होंने क्या किया था कि बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप करके अंदर की तरफ लेके आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बाहर से स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन है ना, उस एनर्जी की मदद से, जो कि एनर्जी इनके अंदर रिलीज हुई थी, वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, उस एनर्जी की वजह से इन्होंने क्या किया, बाहर जो प्रोटॉन है स्ट्रोमा में, उन प्रोटॉन को ये पंप करके अंदर की तरफ लेके आए। ठीक है, क्या करके लेके आए, अंदर की तरफ लेके आए। और इस लुमेन के अंदर भी बेसिकली क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है। ठीक है, फोटोलाइसिस हो रही है, पानी टूट रहा है और हमें प्रोटॉन मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस में हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ठीक है, फिर अब ये जो प्रोटॉन है ना, ये जाएंगे यहाँ पे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, अब तीन प्रोटॉन यहाँ पे गुजरेंगे। ठीक है, जैसे ही तीन प्रोटॉन यहाँ से गुजरेंगे, इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एडीपी और फॉस्फेट आपस में कंबाइन होंगे और एटीपी बन जाएगी। ठीक है, एंड दिस एंटायर इज द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, जिसमें ये तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है ना, वो मौजूद है। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दिस इज द फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, फोस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी का बनना, फोटो यानी कि लाइट, अब लाइट की मौजूदगी में एटीपी बन रही है, तो इसे हम कहेंगे फोटोफोस्फोराइलेशन। The energy released during movement of excited electron down the cytochrome system is coupled to build up ATP in an indirect manner। यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करते हैं या यहाँ से यहाँ जंप करते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इस्तेमाल करते हैं बाहर पड़े प्रोटॉन को अंदर लेके आने के लिए। ठीक है, ये प्रोटॉन अंदर आ गए, फिर यही प्रोटॉन यहाँ से यूं जाएंगे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। ठीक है, तीन प्रोटॉन यहाँ पे पंप होंगे और एटीपी सिंथेस क्या करेगा, एटीपी बना देगा, एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करके। Some of the electron carrier of cytochrome system pump hydrogen ion from stroma to thylakoid lumen। ठीक है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ना, इनमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे इन प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लुमेन की तरफ लेके आने के लिए। ठीक है, थैलाकोइड लुमेन के लें, थैलाकोइड स्पेस के लें, बात एक ही है। This thylakoid space is reservoir for hydrogen ion because hydrogen ion produced by splitting water during the process of photolysis accumulates here। अब बेसिकली थैलाकोइड स्पेस जो है ना, ये एक रिजर्वायर है, यानी कि ये ठिकाना है, खजाना है। खजाना किसका, हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, जमा होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पानी भी यहाँ पे स्प्लिट होता है, टूटता है, जैसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं, और उसके नतीजे में भी प्रोटॉन बनता है और इस लुमेन के अंदर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। ओके, द हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इन थैलाकोइड स्पेस एज कंपेयर टू स्ट्रोमा डेवलप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इस लुमेन के अंदर, यहाँ पे इस लुमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि बाहर से भी प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं
और अंदर पानी से टूट के भी प्रोटॉन बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है ना वो कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है ना फिर एटीपी सिंथेस से बाहर चले जाएंगे और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। These hydrogen ion flows out of the thylakoid space to stroma through a channel protein present in membrane called ATP synthase complex। ठीक है, अब यही जो प्रोटॉन है ना इस स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन आए हुए हैं इस लुमेन के अंदर, ठीक है, अब इस लुमेन से ये जो प्रोटॉन है ना ये लुमेन से अभी दोबारा वापस जाएंगे स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, कैसे जाएंगे, सबसे पहले प्रोटॉन जो है ना एटीपी सिंथेस से गुजरेंगे, उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे। ओके, और ये जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है ना ये बेसिकली एक किस्म की चैनल प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, एक किस्म की चैनल प्रोटीन है। ओके, and hydrogen ion move through the channel by providing energy which is released down during movement of electron in photosystem 2। अब बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है, जैसे ही लाइट फोटोसिस्टम 2 में आई थी, फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होते 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 PS1 में आया। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 में आया, उसके बाद इसने PS1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है उस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल है, ठीक है, उस क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया। उसके बाद सनलाइट यहाँ PS1 में भी आई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो बेसिकली मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैरियर के थ्रू पहुंचा। ठीक है, ये बेसिकली मुख्तलिफ कैरियर से होते 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 PS2 से PS1 में आया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना PS2 और PS1 के बीच वाले, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज किया और बाहर से जो प्रोटॉन है ना स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन है उनको लेकर आए अंदर। ठीक है, उनको लेकर आए थालाक्वाइड लूमेन के अंदर, और जब ये प्रोटॉन यहाँ से एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगे तो प्रोटॉन यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज करेंगे इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और वही एनर्जी यूटिलाइज होगी एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाने में ताकि एटीपी बन सके। ओके, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। ठीक है, जो एनर्जी यूटिलाइज हुई, ठीक है, जैसे ही प्रोटॉन यहाँ पे गुजरे तो एनर्जी काफी सारी रिलीज हुई, वही एनर्जी यूटिलाइज होगी एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करने के लिए ताकि हमें क्या मिले, एटीपी बने। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली क्या हो, एटीपी की फॉर्मेशन हो सके। This movement of hydrogen ion through ATP synthase due to concentration gradient called chemoosmosis or chemoosmotic ATP synthesis। ठीक है, जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से गुजरे, ठीक है, यहाँ से गुजरे 3 प्रोटॉन जब यहाँ से गुजरेंगे ना तो क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज करेंगे, और इस प्रोसेस को बेसिकली हम कीमोओस्मोसिस कहते हैं कि प्रोटॉन यहाँ से इस लुमेन से स्ट्रोमा की तरफ जा रहे हैं वापस। ठीक है, और बेसिकली हमें 3 प्रोटॉन चाहिए होंगे एक एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP coupled to ATP synthesis is called non-cyclic photophosphorylation। अब यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि फोटोसिस्टम 2 से लीनियरली जो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये जा रहे हैं NADP के पास, और NADP रिडक्टेज 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को NADP के अंदर डाल के इसको NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये कि कोई साइकिल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐसा लूप बन रहा था, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फाइनली कहाँ जा रहे हैं, NADP के पास, और NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे बेसिकली हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। और हमें पता ही है कि थालाक्वाइड लुमेन के अंदर जो पानी टूटा था उसमें से प्रोटॉन भी बने थे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी बने थे। ठीक है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, फिर वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटोसिस्टम 2 में, और जो रिएक्शन सेंटर है उस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे। ओके, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन passes from water to terminal acceptor and never come back to its initial source। यानी कि एक मर्तबा इलेक्ट्रॉन जो है ना फोटोसिस्टम 2 से निकले, फिर ये दोबारा जो है ना इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एक मर्तबा जब ये इलेक्ट्रॉन PS2 से निकले
तो ये दोबारा अपने इनिशियल सोर्स की तरफ यानी कि दोबारा PS2 में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर ये ऐसे होते 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 PS1 के जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जो क्लोरोफिल ए है उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, फिर से सनलाइट आएगी, होते होते फिर इस क्लोरोफिल ए को एक्साइट करेगी, फिर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। फिर ऐसे होते होते NADP रिडक्टेज के थ्रू वो बेसिकली NADP रिडक्टेज क्या करेगा, इसी दो इलेक्ट्रॉन को और दो प्रोटॉन को NADP के साथ मिला देगा और NADPH2 बना देगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी इनिशियल सोर्स अपने वापस फोटो सिस्टम 2 की तरफ नहीं आएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ओके, सो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हमें चार इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है ना वो देखने को मिले। नंबर 1 इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी टूटा, हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिले, 4 प्रोटॉन मिले। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बेसिकली PS2 से ऐसे होते होते अल्टीमेटली कहाँ आएंगे, PS1 के पास आएंगे, और PS1 से होते 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 वो आएंगे NADP के पास, ताकि NADP NADPH2 में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH2। ठीक है, एंड देन वी हैव द फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यानी कि ATP का बनना। ठीक है, ATP कैसे बना, इस कीमोऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, कीमोऑस्मोसिस यानी कि 3 प्रोटॉन यहाँ पे चले गए, पंप हुए बाहर की तरफ, और इन्होंने एनर्जी रिलीज की, और ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP और फॉस्फेट को मिला के ATP बना दिया। ठीक है, और ATP जो है ना वो बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भी बनती है, यानी कि ये वाला जो साइकिल बन रही थी। ठीक है, then we have the cyclic photophosphorylation. In some condition like saturation of NADP, excited electron do not move towards NADP. They take an alternative pathway. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी NADP की लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए ना, तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है ना यूं नहीं जाएंगे। ठीक है, NADP की तरफ नहीं जाएंगे, वो फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते होते फेराडॉक्सिन के पास, फिर फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम के पास। ठीक है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, फिर से PS1, फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर से फेराडॉक्सिन, फिर से साइटोक्रोम, यानी कि एक साइकिल चलती चली जाएगी। ये NADP के पास कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, यानी कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ना बेसिकली एक साइकिल में फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक किस्म की साइकिल बन रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। इन दिस पाथवे दे यूज ओनली PS1 एंड हैव नो शॉर्टकट। ठीक है, अब बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 जो है ना ये टेक पार्ट करता है, यानी कि PS1 इसमें मौजूद होता है। ठीक है, PS2 जो है ना ये बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मौजूद होता है। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर PS2 भी होता है, PS1 भी होता है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर फेराडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1। ठीक है, ऐसे साइकिल चलती चली जाएगी। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फेराडॉक्सिन and then to cytochrome complex ultimately come back to P700 chlorophyll A molecule। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर फेराडॉक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर गए प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद दोबारा उसी ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आ गए। ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज हुआ था, यानी कि जिसमें अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे। ओके, ATP is generated by coupling of electron transport chain with chemoosmosis. No further NADP is reduced to NADPH2 and production of oxygen is also stopped during this process. अब बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या आ रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जाते हैं फेराडॉक्सिन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कमजोर होता है, एनर्जी इस फेराडॉक्सिन के अंदर रिलीज करता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम में जाता है तो इलेक्ट्रॉन और कमजोर होता है, फिर यहाँ से एनर्जी रिलीज करता है। फिर साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन में जाता है और कमजोर होता है, फिर से यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, इस रिलीज एनर्जी की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर से ये बाहर से जो स्ट्रोमा है वहां पे जो प्रोटॉन है उसको खींच के ये अंदर की तरफ लुमिन की तरफ लेके आएंगे, और उसके बाद कीमोऑस्मोसिस के थ्रू यही प्रोटॉन अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे और ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर होता है। और एक चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि पानी कभी भी नहीं टूटेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, फोटोलाइसिस कभी भी नहीं होगी। ठीक है, जिसकी अगर फोटोलाइसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। ठीक है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं बनेंगे।
ठीक है, तो ऐसे जो एटीपी बन रही है ना, वो बेसिकली कीमोओस्मोसिस की वजह से बन रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एनर्जी रिलीज हो रही है ना इलेक्ट्रॉन से, तो यही एनर्जी ये फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, इनमें से कुछ इनको यूटिलाइज करेंगे और क्या करेंगे, बाहर से जो प्रोटॉन है ना स्ट्रोमा से, बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, थालाकोइड लुमेन के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद कीमोओस्मोसिस होगी, कीमोओस्मोसिस की वजह से क्या होगा, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ एटीपी जनरेशन इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी बने लेकिन फोटोलाइसिस ना हो। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है ना बेसिकली एक साइकिल में फ्लो करता रहे। ठीक है, ये ऐसे साइकिल में फ्लो करता रहे, तो इसे बेसिकली हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ठीक है, और एक चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटीपी की जनरेशन होती है। ठीक है, NADPH2 नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन NADP के पास गए ही नहीं है, NADP के पास नहीं गए तो NADPH2 नहीं बनेगा। ठीक, सो द जनरेशन ऑफ ओनली एटीपी। ठीक है, सिर्फ एटीपी बनेगी, NADPH2 नहीं बनेगा। Possibly it happens when the chloroplast have low ATP and demand of ATP is high for Calvin cycle or NADPH2 accumulate in chloroplast। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुई क्यों? ठीक है, ऐसे साइकिल में ही क्यों घूमी? उसका रीजन ये है कि या तो NADP पॉजिटिव या तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, या तो हमें एटीपी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, या तो हमें क्या है, एटीपी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, एटीपी बहुत कम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है एटीपी की। इन दोनों रीजन की वजह से क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। The rise in NADPH2 may stimulate a temporary shift from non-cyclic to cyclic electron flow until ATP supply meet the demand। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी एटीपी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है और NADPH2 जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, एक शिफ्ट आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ। यानी कि पहले ऐसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही थी ना, अब क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। ठीक है, और ये तब तक होती रहेगी जब तक ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस ना हो जाए।